अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम चैप्टर नंबर 4 जो कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपने जो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं उनको कैसे अचीव करना होता है। उसके अंदर हम डिफरेंट जो एनॉमलीज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और हमने थोड़ा सा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बात की थी कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी भी जब हमारी जो अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होती है उसको जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि उसमें हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को जो है वो रिमूव करना होता है। रिपीटिंग ग्रुप से अब क्या मुराद है कि जब आपके पास डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस हैं, जो टेबल्स हैं, उनके अंदर जो हर सेल के अंदर अगर एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक मींस के सिंगल वैल्यू मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। तो उन रिपीटिंग ग्रुप्स की वजह से वो जो डेटाबेस है, वो आपकी जो रिलेशंस हैं वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब हम उन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। आपने सिंपली ये याद रखना है कि अननॉर्मलाइज से आपने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आना है, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, एंड देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड सो ऑन। हम यहाँ तक हम इस चैप्टर में इस लेवल पर सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है कि अननॉर्मलाइज जो रिलेशंस हैं उनके अंदर से सबसे पहले रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या हैं और किस तरह से रिमूव करेंगे तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो अननॉर्मल से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस टेबल 4.2। जो आपके पास एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। डिपार्टमेंट का टेबल एक बना हुआ है। इस टेबल के अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं आप कह लें, वो हैं डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो जो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमारे पास ये वाला जो कॉलम है एम्प्लॉय नंबर वाला, इसमें एक सेल के अंदर दिस इज नोन एज वन सेल। ठीक है, तो इस सेल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, E01 एंड E02। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर एक खाने के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं। तो मींस कि ये जो पूरा टेबल है डिपार्टमेंट वाला, ये जो है इसके अंदर हर सेल के अंदर, हर खाने के अंदर एटॉमिक वैल्यूज मौजूद नहीं है। दैट इज़ वाई दिस टेबल इज़ इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये अननॉर्मल में, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। अब रिपीटिंग ग्रुप्स में बार बार बात कर रही हूँ, रिपीटिंग ग्रुप्स क्या है कि आपके सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यूज मौजूद नहीं है, बल्कि रिपीटिंग एक से ज़्यादा, एटॉमिक मीन सिंगल वैल्यू, एटॉमिक वैल्यूज मौजूद नहीं है मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यूज मौजूद हैं। अब जैसे एम्प्लॉय नंबर वाले में E01 एंड E02 दो एम्प्लॉयज़ का डाटा एक ही सेल के अंदर हमने रख दिया। इस तरह से एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है उसके अगर हम सेल देखें तो एक सेल के अंदर हमने दो नाम रखे हुए हैं, उस्मान खलील भी और अब्दुल्ला भी। सिमिलरली जो नेक्स्ट है उसमें भी हमने एक खाने के अंदर, एक सेल के अंदर दो नाम रखे हुए हैं, अली अहमद भी और महमूद अब्बास भी। तो दीज आर बेसिकली द रिपीटिंग ग्रुप्स के एक से ज़्यादा एटॉमिक वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमने एक सेल के अंदर, एक खाने के अंदर रख दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये जो रिलेशन है ये अननॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए यू हैव टू रिमूव दीज रिपीटिंग ग्रुप्स। अब इसको रिमूव करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो दो मेथड्स क्या हैं। मेथड नंबर 1 क्या है? ठीक है, दिस अबव रिलेशन कंटेन द रिपीटिंग ग्रुप्स, इनके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। अब इसको रिपीटिंग ग्रुप्स को हम कैसे रिमूव करेंगे? पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनको अलग अलग रो में लिखें। E01 की अलग रो हो, E02 की अलग रो हो, इस तरह से E10 के लिए अलग रो हो, E11 के लिए। उसमें ये हो जाएगा कि डेफिनेटली फाइनेंस दोनों में सेम है, डिपार्टमेंट दोनों का सेम है। पहले हमने इसी वजह से इनको सेम के अंदर रख दिया था, लेकिन इस वजह से ये रिपीटिंग ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि रिलेशन को अननॉर्मल बना देते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इनको अलग अलग रो बना दें, उसमें डिपार्टमेंट नेम
नेम 10 वही आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम मैनेजमेंट वही आ जाएगा। एक एम्प्लॉय E01 है, उसका अलग डाटा स्टोर हो जाएगा। E02 अब्दुल्ला का डाटा अलग स्टोर हो जाएगा, तो कि उसमें हमारे पास डिपार्टमेंट नेम जो है वो रिपीट हो जाएंगे, हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक तरीका ये है कि हम उनको अलग अलग रोज़ में रख के उनके डाटा को स्प्लिट कर दें। ठीक है, एक तरीका ये है, मेथड नंबर 1 ये है। अब जब आप ये कर लोगे तो आपका जो अब ये जो नीचे 4.3 में आपको जो टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टेबल आपका क्या है, नाउ दिस टेबल इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि आप कोई भी ऐसा खाना आपको नज़र नहीं आ रहा जिसमें एटॉमिक वैल्यू ना हो। ठीक है, हर खाने के अंदर एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 है, एक वैल्यू है, मैनेजमेंट एक वैल्यू है, E01 एक वैल्यू है। तो ये जो एक ब्लॉक होता है, एक खाना होता है, इसमें आपके पास सिंगल वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो इसको अब ये टेबल आपको देखने में लग रहा है कि हर खाने के अंदर सिंगल वैल्यू मौजूद है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, तो मीन्स कि हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया सिंपली। तो अब ये हमारा जो रिलेशन है, नाउ दिस रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक हो गया। एक और तरीका भी है इसको करने का। एक तरीका तो ये था ना कि आपकी जो दो वैल्यूज़ एक ही खाने के अंदर आ रही थी, उनको आप स्प्लिट करके अलग अलग रो में रख दें। ये एक मेथड है इसको रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने का। सेकंड मेथड आपके पास क्या है रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने का, कि आप अलग अलग टेबल्स में डेटा मेंटेन कर दें। जैसे हमारे पास ये ऊपर एक 4.2 में जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो टेबल्स के अंदर। एक हमने डिपार्टमेंट रिलेशन बना दिया, एक हमने एम्प्लॉय रिलेशन बना दिया। डिपार्टमेंट वाले में हमने फर्स्ट 2 कॉलम्स ले लिए, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम। उसके अंदर हम सिर्फ 10, 20, 30 और उनके डिपार्टमेंट के जो नेम है वो रख देंगे। और दूसरा टेबल हमने ये किया कि एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम के साथ डिपार्टमेंट नंबर को रिलेट कर दिया, क्योंकि एक हमारा कॉलम इधर से भी आएगा, सो दैट कि इन दोनों को हम रिलेट करने के लिए फॉरेन की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कि वहाँ की जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पर इंक्लूड कर देंगे। तो इससे इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाएगा। अदरवाइज एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम का डिपार्टमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट नंबर हमने यहाँ पर एज अ कॉलम रिपीट दोबारा से ऐड कर दिया। तो इसको कहते हैं कि ये हमने वहाँ जो एक टेबल की प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में रिलेट करने के लिए वहाँ पर एज अ फॉरेन की के तौर पर इंक्लूड कर दी जाती है। नाउ दिस डिपार्टमेंट नंबर इन द एम्प्लॉय वाले रिलेशन के अंदर ये एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, और इसकी अपनी जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय नंबर हमने उस तरह E01, E02 उनके नाम लिख लिया, और डिपार्टमेंट नंबर जो जो उनका है 10, 20। तो एक ये भी तरीका है रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने का। ठीक है, तो आप एक मेथड 1 में आपने क्या किया कि हर डेटा को, हर पर्सन के डेटा को से अलग रो में रखें, अलग रिकॉर्ड बना के रखें। ठीक है, बेशक उनका डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम सेम है, आप उनको सेम रो के अंदर नहीं रख सकते, उससे रिपीटिंग ग्रुप्स आ जाएंगे। और सेकंड मेथड क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा और अच्छे बेहतर अंदाज से इसको करें, तो आप इसके दो अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं। डिपार्टमेंट वाला टेबल अलग से बना दें और एम्प्लॉयज़ का डेटा अलग से अलग टेबल में मेंटेन कर दें। दोनों मेथड ईजी हैं, दोनों मेथड जो है वो ठीक है। दोनों में रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करके टेबल्स को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाया गया है। तो जो आपको बेहतर लगे, जो आपको इजी लगे, अगर आपको लगता है कि नहीं टेबल एक ही रहना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने के लिए हम अलग अलग रो में सारा डाटा रख देते हैं, हर जो स्टूडेंट का या हर एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो अलग रो में रख देते हैं, तो जो आपको ईजी लगे आप उस वे से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। तो जब रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे, आपके हर खाने के अंदर एटॉमिक वैल्यू मौजूद होगी, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ये थोड़ा सा, अगर ये भी देखें तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर बात की थी, तो क्योंकि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ रिलेट हो रही होती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इस लेक्चर में पार्शियल डिपेंडेंसी के ऊपर। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या मुराद है? नॉर्मली जो पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है वो कंपोजिट की के ज़ुमरे में आता है। अब हम मतलब कंपोजिट की के साथ रिलेट कर रहा होता है। अब ज़हन में सवाल आएगा कि कंपोजिट की क्या होती है। आपने देखा होगा कंपोजिट एग्जाम भी आप देते हैं। कंपोजिट कैसे होता है? 9th और 10th का इकट्ठा एग्जाम देंगे तो हम कहेंगे इन्होंने कंपोजिट मैट्रिक का इम्तिहान दिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इम्तिहान आप इकट्ठा देंगे तो हम उसको कहेंगे ये कंपोजिट, मतलब ICS या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंपोजिट मीन्स मिलाकर। तो कंपोजिट प्राइमरी की वो प्राइमरी की होती है जो एक सिंगल एट्रीब्यूट से नहीं बनी होती, बल्कि
दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हो तो उसे हम कहते हैं कि ये कंपोजिट की है, ये एक एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक की बना रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है। सिंपल प्राइमरी की क्या होती है, आप एक कॉलम को उठाते हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ यूनिक होती हैं, जिसके अंदर वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही होती, हर वैल्यूज़ की डिफरेंट होती है। एक एट्रीब्यूट हम एक कॉलम को ही उठा लेते हैं, हम कहते हैं ये कॉलम जो है ये प्राइमरी की है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होगी, हर एंट्री के लिए इसकी वैल्यू यूनिक होगी या डिफरेंट होगी। लेकिन समटाइम्स कुछ रिलेशंस के अंदर ऐसा होता है कि एक सिंगल कोई ऐसा कॉलम मिल ही नहीं रहा होता कि जिसकी वैल्यू यूनिक हो, जिसको हम प्राइमरी की कह सकें। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम दो कॉलम्स को, दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर उसको प्राइमरी की कह देते हैं। तो ऐसी प्राइमरी की को हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, जो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है। तो ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है ये असल में कंपोजिट प्राइमरी की के साथ रिलेटेड है। तो क्या है कंपोजिट प्राइमरी की पार्शियल डिपेंडेंसी? क्या है कि जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, अब नॉन की एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी ऑन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। अब थोड़ा सा इसको समझे सबसे पहले कि नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या है। प्राइमरी की के अलावा जितने आपके कॉलम्स हैं वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि प्राइमरी की तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट हो गया ना, जो आपका कॉलम प्राइमरी की वाला है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स वो सारे कॉलम जो कि प्राइमरी की नहीं है वो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे आपके पास ये सामने एम्प्लॉय वाला रिलेशन नजर आ रहा है, इसमें हमने दो चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। प्राइमरी की को हमेशा अंडरलाइन करते हैं, हमने एम्प्लॉय आईडी को अंडरलाइन किया हुआ है, हमने कोर्स टाइटल को। मीन्स के ये दोनों कॉलम्स हमारे जो हैं वो, ये दोनों कॉलम्स हमारे मिल के क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। इसके अलावा ये नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, डेट कंप्लीटेड है, इसका प्राइमरी की से कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइमरी की सिर्फ ये दो हैं, कोर्स टाइटल एंड एम्प्लॉय आईडी। तो ये दोनों आपके प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं है वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो। पार्ट ऑफ द प्राइमरी की से क्या मुराद है, अब आपकी जो कंपोजिट प्राइमरी की है वो दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय आईडी है आपके पास, एम्प्लॉय आईडी है और कोर्स टाइटल है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जैसे नेम है, अगर आप नेम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी की मदद से ही अचीव कर लें या गेट कर लें या सर्च कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपका ये जो नॉन की वाला एट्रीब्यूट है ये आपके प्राइमरी की के दोनों एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि किसी एक एट्रीब्यूट से भी आप नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू ले रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल से मुराद होता है हाफ, कि आपकी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो हाफ ऑफ द की से भी अचीव किए जा सकते हैं। उसके लिए पूरी की पूरी की के जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं उनका होना ज़रूरी नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो हाफ की के ऊपर भी डिपेंडेंट है, वो हाफ की से भी सर्च किए जा सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। जब हम कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों की एट्रीब्यूट से अचीव किए जा सके। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रिलेशन के अंदर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पार्शियल या हाफ की का जो एक कॉलम होता है उससे भी आप गेट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या पाई जाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जाती है। पार्शियल डिपेंडेंसी के नुकसानात होते हैं, उसमें वही एनॉमलीज़ आ जाती हैं जो हमने पहले लेक्चर में भी देखी थी कि समटाइम्स आपके पास, जैसे यहाँ पर शो किया गया है ना कि अब आपके पास जो डिपेंडेंसी है, नेम आप सिंपली एम्प्लॉय आईडी से भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट का नेम है वो भी आपको खाली एम्प्लॉय आईडी से भी मिल जाएगा, सैलरी है वो भी आप खाली एम्प्लॉय आईडी, अगर आपको कोर्स टाइटल का नहीं भी पता, कोर्स टाइटल आपका दूसरा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, कोर्स टाइटल, तो वो अगर नहीं भी पता, आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की पता है तो आप उससे एम्प्लॉय का नेम, उसका डिपार्टमेंट नेम, उसकी सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो तीन नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं ये सिर्फ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। इनके लिए पूरी की पूरी दोनों एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ एक नॉन की एट्रीब्यूट ऐसा है, डेट कंप्लीटेड वाला। डेट कंप्लीटेड वाला एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट है जिसके लिए आपको एम्प्लॉय आईडी का भी पता होना चाहिए और उसके कोर्स टाइटल भी, कि वो
कौन सा एम्प्लॉय है और कौन सा कोर्स वो पढ़ रहा है, फिर उसकी आप डेट ऑफ कंप्लीशन बता सकते हैं। सिर्फ ये जो डेट कंप्लीटेड वाला एक कॉलम है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, कोर्स टाइटल के ऊपर भी और एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। अदरवाइज जो बाकी तीनों कॉलम्स हैं उनके लिए आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी भी पता हो तो आप उनको सर्च कर सकते हैं, उसके लिए कोर्स टाइटल का पता होना जरूरी नहीं है। तो इट मीन्स के दीज थ्री कॉलम्स आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, पार्शली डिपेंडेंट है, हाफ डिपेंडेंट है। इनके लिए कोर्स टाइटल ना भी पता हो तो काम चल जाएगा, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। सिर्फ जो डेट कंप्लीटेड वाला एक कॉलम है, दिस इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। इसके लिए आपको प्राइमरी की के दोनों कॉलम्स का एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय की आईडी और उसका कोर्स दोनों पता होंगे तो आप उसका डेट कंप्लीटेड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ तीन एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि हाफ की के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जाती है। ठीक हो गया। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है उससे डेटा के अंदर रिडेंडेंसी आने के चांसेस होते हैं। रिडेंडेंसी के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डाटा डुप्लीकेशन हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा आ जाता है, जिसकी वजह से डेटाबेस के अंदर डिफरेंट एनॉमलीज हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। इंसर्शन एनॉमली आ जाएगी, डिलीशन एनॉमली आ जाएगी, मॉडिफिकेशन एनॉमली आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएंगी? अगर आपके फॉर एग्जांपल यही वाला जो ऊपर हम टेबल 4.5 एम्प्लॉय वाला बात करें, हमने देखा इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये तीनों इंसर्शन एनॉमली कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल आप एक नया, जैसे आपके पास इधर बुक में भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, सामने बुक को देखें तो, कि आपके पास एक नया कोर्स आप प्रोग्रामिंग का जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर, आप एक कोर्स टाइटल एक ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कोर्स टाइटल तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी उस कोर्स टाइटल का ना हो। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग वाला कोई एम्प्लॉय ऐसा ना हो जिसने ये कोर्स लिया हुआ हो प्रोग्रामिंग वाला, तब तक आप सिर्फ कोर्स टाइटल नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कोर्स टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो वैसे आप ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके पास इंसर्शन एनॉमली आ जाती है कि आप यू कैन नॉट इंसर्ट द डाटा जब तक आपके पास बाकी सारा डाटा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग अगर कोई ना कोई पढ़ेगा तो आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग का डाटा यहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो ये इंसर्शन एनॉमली है। इसके अलावा डिलीशन एनॉमली है। सपोज आप किसी एम्प्लॉय आईडी को रिमूव करना चाहते हैं, सपोज आप एम्प्लॉय आईडी 140 को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, 140 पे नज़ीर है। अब इस एम्प्लॉय आईडी को जब आप डिलीट करोगे तो डेफिनेटली ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। 140 नज़ीर, अकाउंटिंग, उसकी 19,000 सैलरी, MS एक्सेल 12/8/2007। तो जब आप ये रिमूव करोगे, इस एम्प्लॉय आईडी को रिमूव करोगे, तो आपके पास MS एक्सेल जो है ये भी कोर्स टाइटल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कोई और यहाँ पर MS एक्सेल नहीं पढ़ रहा या इसने कोई MS एक्सेल का कोर्स नहीं लिया, तो आपके पास MS एक्सेल बिल्कुल गायब हो जाएगा टेबल के अंदर से। उसके बाद आपके पास आता है मॉडिफिकेशन एनॉमली। मॉडिफिकेशन एनॉमली में आप कोई डाटा अपडेट करना चाह रहे हैं। सपोज आप एम्प्लॉय आईडी 100 जो है उसका अहमद अली है उसका नाम, उसको आप चेंज करके आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो, अहमद से अहमद अली करना चाह रहे हैं। तो आपके पास दो रोज़ ऐसी हैं जिनमें एम्प्लॉय आईडी 100 है, तो अगर आप एक में चेंज करते एक में नहीं करते तो आपके पास डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मींस के एक रो के अंदर उसका नाम अहमद हो जाएगा, दूसरी रो में उसका नाम अहमद अली हो जाएगा। तो ये होता है कि आपने जब भी मॉडिफिकेशन करनी है तो जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 100 है वहाँ पर डाटा जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो जब आप एक जगह पे कर देंगे दूसरी जगह पर नहीं होगा, तो इस सूरत में आपका जो डाटा है रिलेशन के अंदर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो ये सारी एनॉमलीज जो हैं वो आ सकती हैं टेबल के अंदर। ठीक है, अब चूंकि इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है, इस वजह से इसमें इंसर्शन एनॉमली आने के भी चांसेस हैं। डिलीशन के एनॉमली, अगर आप कोई डाटा डिलीट करोगे हो सकता है कि वो सारा उस किसी और जो कोर्स का डाटा है वो भी रिमूव हो जाए। अगर आप कोई अपडेशन करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उससे भी डाटा इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस हैं। तो ये सब पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से होता है, इसको भी हमने रिमूव करना होता है। जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने की तरफ जाते हैं तो बेसिकली हम अपनी जो टेबल्स हैं उनको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो
सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। पार्शियल डिपेंडेंसी पहले पढ़ाने का मकसद यही होता है कि जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी को समझ लेंगे तो आपने टेबल के अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है, तो आपके पास आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्शियल डिपेंडेंसी वाला है वो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारी रह गई है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड नॉर्मल फॉर्म और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने किसी भी रिलेशन को जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है कि आप किसी भी अननॉर्मलाइज रिलेशन को डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेकर जा सकते। जब भी आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो रिलेशन है, जो टेबल है, वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, देन आप उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आज भी हमने बात की थी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने का तरीका सिंपली ये है कि आपने उसके अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देना है। एटॉमिक वैल्यूज हो, हर खाने के अंदर सिंगल वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कि आपने अपने टेबल्स को, रिलेशंस को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेकर जाना है, उसकी क्या कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।